हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। हम लोगों ने 15 प्रश्नों का एक वीडियो पार्ट 1 में देख चुका है। अब हम लोग पार्ट 2 में उन 15 प्रश्नों के आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह 15 प्रश्न के जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, यह हिस्ट्री से सबसे पहले स्टार्ट किया है और वो भी चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जा करके जल्दी से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के 15 प्रश्नों को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हुआ था। अगर पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था, कब उसका शासन खत्म हुआ, तो 1814 में इसका शासन खत्म हुआ था। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्मेलन को यूरोप में नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। तो वियना सम्मेलन को हम लोग ऐसा मानते हैं कि नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिक युग की एक नई शुरुआत हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, हिगेल, काउंट गावर्ड, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन का संबंध किस देश से है? तो इन सभी का संबंध जर्मनी से है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्लसवाद के आदेश किसने जारी किया था? यह आदेश मेटरनिक ने उन लोगों के खिलाफ जारी किया था जो इनका विरोध कर रहे थे। तो अपने विरोधियों को दबाने के लिए कार्लसवाद के आदेश को मेटरनिक ने जारी किया था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछेगा वो यह पूछता है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारी वो भी किस देश के? तो जर्मन देश के व्यापारियों ने जालवेरिन नामक संस्था की स्थापना की थी ताकि वो जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका अदा कर सके। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। उसने इस रक्त और लौह का अर्थ है कि वे अपने सारे योद्धा और साथ ही साथ जो जनता थी उसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार करने के लिए कि जब भी युद्ध हो हमारे लोग हमेशा तैयार रहें, इसलिए उसने एक यह नीति बनाई थी जिससे कभी भी जरूरत पड़ने पर हम लोग युद्ध लड़ सकें। और ऐसा जरूरत भी पड़ा था जब प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था तब, और जिसमें हम लोगों ने फ्रांस को हरा दिया था। बिस्मार्क के बारे में और जानकारी अगर लें तो बिस्मार्क जो है वो जर्मन संसद जिसे हम डायट कहते हैं उसमें प्रसा से वो प्रतिनिधि था। प्रसा जो कि जर्मनी का एक सबसे बड़ा एक राज्य था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह संधि 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्योंकि जर्मनी का अभी उस समय पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। आगे के प्रश्नों को देखें तो अगला प्रश्न, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई? तो यह संधि यूनान और तुर्की के बीच हुआ था 1829 में। हुआ यूं था कि यूनान पर तुर्की ने शासन स्थापित कर लिया था, जिसके बाद ब्रिटेन और उसके साथी देशों ने मिल करके तुर्की को हराया और उसके बाद जब तुर्की हार गया तो यूनान और तुर्की के बीच में 1829 में यह एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। और हम लोग यूनान को एक तरह से कहते हैं कि यह यूरोप का पालना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे विद्वान वगैरह आए थे और पुनर्जागरण की शुरुआत यूनान के लोगों के द्वारा ही की गई थी, इसलिए हम लोग यूनान को यूरोप का पालना भी कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न यह कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस हार गया था, वह युद्ध हुआ कहाँ था? तो यह युद्ध सेडॉन में हुआ था जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजतंत्र होगा और साथ ही साथ संविधान भी वहां पर कायम रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो टर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन यह है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली 1831 में इसकी स्थापना हुई थी और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की गई थी। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था या दिया था? तो मेजनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी और कांट कावूर ने मिलकर के इटली का एकीकरण पूर्ण किया था, जिसमें कह सकते काउंट कावूर का सबसे अधिक योगदान था। और अंतिम में जो और सबसे कहे कि सबसे अधिक बलिदान किसने दिया था? तो गैरिबाल्डी ने दिया था। जब उसने कई सारे क्षेत्र जीत लिए थे तो उसने वो क्षेत्रों को शासन करने के बाद उसने सारे साम्राज्य को छोड़ करके वो किसान बन गया था, सब कुछ ने छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है 28, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? हम लोग चैप्टर 2 में आ गए हैं। तो इसका दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा अगला प्रश्न कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो हम लोग रूस के जो सम्राट यानी जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उसके सम्राट को, उसके शासक को रूस में हम लोग जार के नाम से बुलाते हैं। तो जार का अर्थ रूस का सम्राट हुआ। अगला प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है वह है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो यह थे इस वीडियो के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आप याद कर लेंगे तो इससे प्रश्न बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और ये एक एक नंबर प्रश्न, एक एक नंबर काफ़ी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो आने वाले 2024 के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर की ओर बढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, जहां हम लोग इसके आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।